हेलो नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हैं सभी लोग? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो आज से शुरुआत कर रहे हैं हम लोग यूपीएससी प्रीलिम्स डेली एमसीक्यू सीरीज की, जिसको हमने नाम दिया है सीपीक्यू सीरीज, करंट प्रीलिम्स क्वेश्चन सीरीज। और ये सीरीज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। जो लोग 2024 का एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए तो है ही खासकर, और साथ साथ जो लोग 2025 का भी एग्जाम देने वाले हैं उन लोगों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। क्योंकि लगभग 8 से 10 सालों से मैं ऐसी सीरीज पे काम कर रहा हूं और हर साल ये सीरीज ने मैक्सिमम क्वेश्चन सही करवाए हैं स्टूडेंट्स के। तो आपको भी इसका काफी फायदा मिलेगा। टारगेट यूपीएससी, टारगेट ये करना है कि आपको यहां तक पहुंचाना है, इसके बाद लवासना तक लेके जाना है। इसलिए इस सीरीज को हम टारगेट यूपीएससी 2024 सीरीज भी बोल रहे हैं। हर दिन रात को 8 बजे, मंडे टू सैटरडे, ये सीरीज आपके लिए लाइव रहेगी मेरे द्वारा, दीपांशु सिंह। मैं लगभग 10 सालों से यूपीएससी के लिए मेंटोर कर रहा हूं। जो लोग मुझे पहले से जानते हैं, करंट अफेयर्स का जो एनालिसिस है पहली बार यूट्यूब पे मैंने स्टार्ट किया था 2015-16 में, और मैं अभी भारत सरकार में एक एडवाइजर हूं। रिसेंटली मैंने अपना G20 का असाइनमेंट कंप्लीट किया, नाउ आई एम वर्किंग ऑन समथिंग एल्स। तो चलिए बात करते हैं कि इस सीरीज में क्या होने वाला है। तो डेली करंट अफेयर्स बेस्ड एमसीक्यूज होंगे, जिसमें प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चन रहेंगे बेस्ड ऑन लेटेस्ट पैटर्न। साथ साथ हम स्टैटिक कॉन्सेप्ट जो है उनको भी कवर करेंगे। और जैसे मैंने बताया, डेली 8 बजे ये सीरीज रहेगी, मंडे टू सैटरडे। लेटेस्ट पैटर्न, ओनली 1 पेयर, ओनली 2 पेयर के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं उनके हिसाब से हम लोग करेंगे। और ये इनिशिएटिव 20 मई 2024 तक चलेगा। 26 मई को एग्जाम है, तो एक हफ्ता आपको चाहिए ब्रेक के लिए भी, सो दैट यू कैन रिवाइज एवरीथिंग। और कंपाइलेशन जो होगी इसकी मैं अलग से एक हर मंथली जो है कंपाइलेशन भी आपके साथ शेयर करता रहूंगा, सो दैट आप लोगों को कोई दिक्कत परेशानी ना हो। एक साथ कंपाइलेशन मिल जाएगी तो आप लोगों के लिए क्विकली रिवाइज करना बड़ा इजी रहेगा। और साथ साथ बहुत सारे लोग जिनको डिफिकल्टी होती है कि करंट अफेयर्स न्यूज़पेपर से कैसे कवर करना है, उसमें भी ये काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होगी। साथ साथ एनालिटिकल एबिलिटी बनाने में, कैसे प्रीलिम्स के क्वेश्चंस को समझ के वो नैक कैसे डेवलप किया जाए, उसके बारे में भी हम लोग जो है बात करेंगे, चर्चा करेंगे सीरीज में। तो ये जो मेजर क्वेश्चंस हैं, ये इन जो हम लोग क्विक एनालिसिस ऑफ द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस अपने चैनल पे कर रहे हैं, आज के टॉपिक से भी बेस्ड हैं। उसके अलावा और भी जो टॉपिक न्यूज में आए हैं पिछले कुछ 1-10 दिनों में, उससे भी ये क्वेश्चन बेस्ड हैं। तो अगर आज आपने आज का एनालिसिस नहीं देखा है तो जाके जरूर देखिए। रोज सुबह 10 बजे लाइव हो जाता है, 10 AM, एंड उसके बाद आप जो है यू कैन प्रैक्टिस एमसीक्यूज। 5 मैं उस समय देता हूं, 5 मैं आज शाम को जैसे 8 बजे जो सीरीज हो रही है उसमें दूंगा। तो मॉर्निंग में मैं आपको 5 एमसीक्यू दूंगा ड्यूरिंग द एनालिसिस। उसके आंसर भी हम लोग अभी डिस्कस करेंगे, प्लस एक्स्ट्रा 5 क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे आज जो रात को सेशन हो रहा है 8 बजे। तो जो लोग मेरे बारे में जानते हैं या नहीं जानते हैं उन लोगों के लिए थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन है। मैंने बहुत सारी स्ट्रैटेजीज डेवलप करी हैं जो काफ़ी फ़ायदा पहुंचा है लोगों को। जीप स्ट्रैटेजी, फिर कैसे हम लोग जो है टॉपिक्स को कवर करते हैं फ्रॉम प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव। मैंने इंटरनेशनल रिलेशंस के ऊपर 2 बुक लिखी हैं जो बेस्ट सेलर, आप उसको रेफर कर सकते हैं फॉर योर प्रिपरेशन। एंड सोशोलॉजी ऑप्शनल के लिए मैं पढ़ाता हूँ। करंटली एक मेरा कोर्स चल रहा है, अगर आपको उसमें एनरोलमेंट करना है तो यू कैन लेट मी नो। इट्स लाइक अ पर्सनलाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम, जहाँ पे आंसर राइटिंग के साथ साथ टेस्ट सीरीज भी एब्सोल्युटली इंक्लूडेड है उस कोर्स के अंदर। और इसके अलावा आप टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं, जहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा डेली बेसिस पे। उसके अलावा 10 बजे सुबह, जैसे मैंने बताया, आपका पूरा रूटीन बन जाएगा। 10 बजे सुबह डेली क्विक न्यूज़ एनालिसिस, 12 बजे एक मेंस आंसर राइटिंग का क्वेश्चन दूंगा, उसका मैं फीडबैक आपके साथ दूंगा। डेली करंट अफेयर्स के बेस्ड एमसीक्यूज 8 बजे हम लोग कवर कर ही रहे हैं। इससे आपके पूरे दिन का जो डेली यूपीएससी प्रिपरेशन लूप है वो क्लोज हो जाएगा। और इसमें एक एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं आपको पर्सनल 1-to-1 गाइड करूंगा, मेंटोर करूंगा। अगर मुझे लगेगा कि जो स्टूडेंट सीरियस हैं, जो सीरियस एस्पिरेंट्स लगेंगे, इस टेलीग्राम चैनल पे एक्टिवली अपने आंसर सबमिट करेंगे, कॉपीज इवैल्यूएट करवाएंगे, प्रीलिम्स एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करेंगे, उनको मैं पर्सनली गाइड करूंगा एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें आपके लिए लाइंड अप है। पॉलिटी, ज्योग्राफी के वीडियोस, पीडीएफ नोट्स में अलग से शेयर करने वाला हूँ फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस एंड फॉर सोशोलॉजी। उसके अलावा पूरी एक जीप के ऊपर वीडियो सीरीज निकालने वाला हूँ। एक कोर कॉन्सेप्ट्स करके एक बहुत फेमस कोर्स रहा है, जिससे लोगों के लगभग 60 to 70 क्वेश्चंस प्रीलिम्स में आए हैं। इसको भी मैं लॉन्च करने वाला हूँ बहुत जल्द इस चैनल के थ्रू। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इसके बारे में, नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं उसकी डिटेल्स आपके साथ शेयर करूंगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के बारे में। तो पहले, जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट 5 क्वेश्चंस वो हैं जो आज मैंने सुबह दिए थे फ्रॉम दी डेली क्विक न्यूज़ एनालिसिस से, और बाकी 5 हमने
एक्स्ट्रा जो है अभी कवर करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि सस्टेनेबल डेट कोएलिशन इनिशिएटिव अभी कब लॉन्च किया गया है। सो आईएमएफ का डेट, सस्टेनेबल डेट से कोई लेना देना नहीं है। वर्ल्ड बैंक फिर भी आप सोच सकते थे, यूएनईपी फाइनेंस से भी कोई लेना देना नहीं है। सो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों यूएनएफसीसी सेक्रेटेरिएट COP27। अभी कॉप न्यूज में है ही, आपको पता ही चल ही रहा है, तो उसी से रिलेटेड सवाल है। तो शर्म एल शेख क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस प्रेसिडेंसी जो है उसने अनाउंस किया था, और इसके बारे में जो सस्टेनेबल डेट कोएलिशन एक टास्क फोर्स ऑन सस्टेनेबली लिंक्ड सॉवरेन फाइनेंसिंग को लेके राउंड टेबल डिस्कशन हुए हैं, और ये वो पहला कॉप था जहां पे सॉवरेन डेट के बारे में पहली बात की गई है। तो एक्चुअली में बहुत सारे लोग दुबई के बारे में कंफ्यूजन हो सकता है, बट इट वाज द शर्म एल शेख कॉप कॉन्फ्रेंस लास्ट ईयर, ठीक है, जिसमें इसके बारे में चर्चा की गई COP27। अभी दुबई में तो COP28 चल रहा है। सो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स, बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स के लिए। अगला जो था क्वेश्चन की इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन, इसके बारे में सवाल है। तो आप लोग साथ साथ में भी अटेम्प्ट करते चलिए, नीचे जो है अपने स्कोर्स भी बताते चले जाइएगा कि कौन से क्वेश्चन में आपका कौन सा जो है क्वेश्चन गलत हुआ है, कितने आपके सही हुए हैं। तो रिसेंटली इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन हैज अनाउंस कि इंडिया जो है चेयर होगा ऑर्गेनाइजेशन का वो 2024, और इसका हेडक्वार्टर लंदन में है। इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन एथेनॉल प्रोडक्शन। अब देखिए जनरली ऐसे क्वेश्चंस में, ठीक है, ये जो लार्जेस्ट है, बिगेस्ट है, इसमें सवाल कई बार फंसता है, और बहुत सारे लोगों को शायद यहाँ पे ये लग सकता है कि लंदन तो इसका हेडक्वार्टर नहीं होगा, ठीक है, बट ऐसा नहीं है, ठीक है। अगर आप देखेंगे इसका करेक्ट आंसर एक्चुअली में, अगर आप देखेंगे सी है 1 और 2, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है। थर्ड स्टेटमेंट इनफैक्ट इनकरेक्ट है, पीआईबी में इसका डेटा है, क्योंकि इंडिया जो है थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है ऑफ एथेनॉल आफ्टर यूएसए एंड ब्राजील, नॉट इन, अगर आप देखें विद रेस्पेक्ट टू इंडिया की, इंडिया भले ही एथेनॉल प्रोडक्शन बढ़ रहा हो लेकिन लार्जेस्ट नहीं है। तो इंटरनेशनल शुगर ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हुई थी, 63rd काउंसिल मीटिंग हुई थी, हेडक्वार्टर्ड इन लंदन है। उसने अनाउंस किया है दैट इंडिया चेयर रहेगा 2024 के लिए। लार्जेस्ट कंज्यूमर है इंडिया, सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का, बट कंजम्पशन इतना ज़्यादा होता है कि आप देखेंगे कि यहाँ पे खपत बहुत ज़्यादा हो जाती है। बट अभी जो पीआईबी का लेटेस्ट डेटा है उसके हिसाब से भी ज़्यादा थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, राइट। तो एक मैपिंग के ऊपर सवाल था, mountain seas and location. So Pyrenees Mountains in France and Spain, Kamchatka Peninsula, Sea of Okhotsk and Bering Sea, Dead Sea is in Israel and Syria. तो इसमें कौन सा क्वेश्चन सही है? तो मैपिंग के परस्पेक्टिव से अगेन थर्ड जो है वो गलत है, ठीक है। इजराइल डेड सी अगर आप देखोगे सीरिया से लिंक नहीं है, इट इज जॉर्डन, ठीक है। तो पैलेस्टाइन एंड जॉर्डन है टेक्निकली अगर आप देखोगे, एंड सो वेस्ट बैंक, गाजा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, इसको याद रखिएगा। बाकी दोनों सही मैप किए हुए हैं अगर आप देखेंगे यहाँ पे। सो इज यू कैन सी यू नो, सो यू हैव इजराइल एंड जॉर्डन, और बीच में ये जो वेस्ट बैंक का हिस्सा है पैलेस्टाइन का, वो ये शेयर करता है। बाकी पैरेनीज माउंटेन बिल्कुल सही दिया हुआ था आपका। कमचटका पेनिनसुला आपका सी ऑफ ओखोत्स्क आप देखेंगे एक पेनिनसुला जैसा बना हुआ है, ठीक है, ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ रशिया, साइबेरिया के साइड, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो पहले दूसरा ऑप्शन सही था, थर्ड ऑप्शन गलत है, इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर है C 1 और 2 ओनली, राइट। चलिए, तो अभी तक मुझे लगता है कि कितने लोगों के क्वेश्चन कितने सही हुए हैं जरूर बताइए नीचे कमेंट सेक्शन में। देन थोलुम बोमलता एक डिस्टिंक्टिव अमंग इंडियन शैडो पपेट्री ट्रेडिशन है फॉर इट्स लार्ज पपेट्स टिपिकली रेंजिंग फ्रॉम 1 और 2 मीटर्स इन हाइट। न्यूज में था रिसेंटली। शैडो पपेट्री प्रैक्टिस है की जाती है आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना में। तो थोलू जैसे ये अब आर्ट एंड कल्चर का क्वेश्चन है, ठीक है, न्यूज़ में था तो स्टैटिक से लिंक करके हमने इसको पूछा है। तो बोथ 1 और 2 अगर आप देखेंगे इसके ऑप्शन सही हैं, क्योंकि थोलू बोमलता जो है वो एक शैडो पपेट्री है, प्रैक्टिस की जाती है आंध्र प्रदेश तेलंगाना में, और इसमें 1 से 2 मीटर की हाइट होती है शैडो पपेट्री की। तो इससे आप देखेंगे विथ लार्जर एज वेल एज स्मॉलर पपेट्स ऑल्सो इंक्लूडेड इन द एंसेंबल, ठीक है। प्रिंसिपल कैरेक्टर्स अगर आप देखेंगे रामायण, हनुमान फिगर जो है काफ़ी फेमस रहते हैं, राइट। उसके अलावा additional question, as per Electricity Act of 2003 any person requires license for generating of electricity, transmission of electricity, distribution of electricity। इसमें से कौन से पेयर करेक्ट है? तो देखिए इंडिया में ट्रांसमिट करने के लिए, जनरेट करने के लिए, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है, जनरेट करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज अ प्रॉब्लम। अब ये ओनली पेयर वाले जो ऑप्शंस हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल ऐसे सवाल आ रहे हैं। तो बोल रहा है कि किसके लिए रिक्वायर चाहिए लाइसेंस, तो ट्रांसमिट करने के लिए भी, डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, तो ओनली 2 पेयर इज द आंसर। तो बी इसका करेक्ट आंसर है,
ठीक है, इसका जनरेट करने से कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, जनरेशन से नहीं है, जनरेट करने के लिए इंडिया में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे आप देखो ट्रांसमिट, डिस्ट्रीब्यूट, अंडरटेक। ठीक है, जनरेशन को लेके कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, जनरेशन को लेके लॉ में कोई ऐसा एग्जाम्पशन नहीं है। ठीक है, उसको लेके कोई आपको परमिशन या लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14 ग्रांट ऑफ लाइसेंस, डिस्ट्रीब्यूशन, ट्रांसमिशन एंड अंडरटेकिंग ट्रेडिंग ऑफ इलेक्ट्रिसिटी जो है सेक्शन 14 ऑफ द एक्ट जो है वो मेंशन करता है। राइट, चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन इन रेफरेंस टू द बाई इलेक्शंस ऑफ इंडिया। अभी रिसेंटली इतने सारे स्टेट्स में इलेक्शन हुए, इट्स लाइक अ मिनी लोकसभा इलेक्शन. So as per the constitution, election commission is mandated to fill the vacancy in the house of the parliament through by-election within 6 months from the date of the occurrence of the vacancy. बाई पोल की जरूरत नहीं होती अगर रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ अ मेंबर इन रिलेशन टू वैकेंसी इज लेस देन 1 year. तो इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? देखिए कॉन्स्टिट्यूशन में तो नहीं दिया हुआ है, ठीक है, दिस इज गिवन इन दी रिप्रेजेंटेशंस ऑफ पीपल्स एक्ट, आरपीए में दिया हुआ है, तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया. बाईपोल जरूरत नहीं होती अगर रिमाइंडर टर्म कम है, लेस देन एन ईयर. सो बी जो है सेकंड ओनली इज द करेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, सो 151A ऑफ द आरपीए एक्ट 1951 में दिया हुआ है कि इलेक्शन कमीशन को फिल करनी होती है विद इन 6 months. ठीक है, टाइम लिमिट जो है नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस सेक्शन. ठीक है, रिमाइंडर ऑफ द टर्म ऑफ मेंबर इज रिलेशन टू द वैकेंसी इज लेस देन 1 year. तो इसमें जो है इलेक्शन कमीशन को होल्ड जो है इलेक्शन कमीशन कंसल्टेशन विद द सेंट्रल गवर्नमेंट सर्टिफाइज दैट इट इज डिफिकल्ट टू होल्ड द बाई इलेक्शन विद इन द सेट पीरियड. तो कब नहीं करने की जरूरत पड़ती? जब रिमाइंडर टर्म जो है 1 साल से कम हो या फिर पॉसिबल नहीं है इलेक्शन कमीशन के लिए. रिटर्न में वो देते हैं, क्लैरिफाई करते हैं कि इलेक्शन कराना उनके लिए फीजिबल या पॉसिबल नहीं है. राइट, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. 7वां क्वेश्चन आ गया है, प्रेस मड क्या होता है? न्यूज में आया था रिसेंटली. तो एक तरीके का ये रेसिडुअल बाई प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री से. सो प्रेस मड, प्रेस एथनॉल प्रोडक्शन में थोड़ा लिंक कर सकते हैं. ठीक है, तो प्रेस मड शुगर इंडस्ट्री से रिलेटेड हो सकता है. इसको फीड स्टॉक की तरह यूज किया जा सकता है फॉर बायोगैस प्रोडक्शन थ्रू एनारोबिक डाइजेशन में भी. ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है दोस्तों, क्योंकि आप देखेंगे ये रिसेंटली अगेन न्यूज में था. प्रेस मड जो है अब नाम से लग रहा है कि एथेनॉल निकल रहा होगा इससे, तो प्रेस मड आप थोड़ा बहुत एस्टिमेट कर सकते हैं. और फीड स्टॉक फॉर बायोगैस प्रोडक्शन थ्रू एनारोबिक डाइजेशन. अब जनरली आप जो देखते हो स्टॉक जो निकलता है, ठीक है, वो आपका फीड स्टॉक के लिए पर्पज यूज हो ही सकता है, बायोगैस के लिए भी हो सकता है, एनारोबिक डाइजेशन से ही बायोगैस बनती है. तो अब देखेंगे प्रेस मड एक ये रिसेंटली अभी न्यूज में आया था. तो रिन्यूएबल एनर्जी के पर्सपेक्टिव से आप देखेंगे इट कैन जनरेट मोर देन 4,60,000 टन्स ऑफ कंप्रेस्ड बायोगैस, CBG वैल्यू ऑफ ऑलमोस्ट 2,484 करोड़. तो ये जो है इसके काफ़ी सारे यूजेज हैं. ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे फीड स्टॉक की तरह यूज़ कर सकते हो. कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं सप्लाई चेन रिलेटेड वो इससे सॉल्व हो जाएंगी. तो बायोगैस भी बन जाएगी, एथेनॉल प्रोडक्शन में भी यूज होता है. तो प्रेस मड इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. रेसिडुअल बाई प्रोडक्ट है शुगर इंडस्ट्री का. ठीक है, तो इसको याद रखिएगा. एथेनॉल प्रोडक्शन के ऊपर वैसे भी आप देखेंगे सवाल काफ़ी ज़्यादा आजकल न्यूज़ में आते रहते हैं, एग्जाम में पूछे भी जाते हैं. अगला सवाल है C40 सिटीज फ्रेमवर्क को लेके. सो C40 सिटीज फ्रेमवर्क क्या है? ये ग्लोबल नेटवर्क है फॉर्म्ड एट द UNFCCC पेरिस टू कन्फ्रंट द क्लाइमेट क्राइसिस. As per the C40 standards, city adopt a resilient and inclusive climate action plan aligned with the Paris Agreement, and Indian cities are not yet a part of the C40 framework. अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है. ठीक है, यहाँ पे इसको ये थोड़े क्वेश्चन जो ये होते हैं जनरली क्लाइमेट फ्रेमवर्क वाले या सिटीज फ्रेमवर्क वाले, जनरली लोगों के गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं. तो इसमें अगर आप देखोगे इंडियन सिटी इसका पार्ट है, तो पहली बात तो ये ऑटोमेटिकली गलत हो गया. ठीक है, और C40 इज द ग्लोबल नेटवर्क फॉर्म्ड ऑन UNFCCC पेरिस. ठीक है, तो अब ये भी थोड़ा ट्रिकी हो सकता है. अब यहाँ पे आपका ऑप्शन फंसेगा कि या तो 1 सही है 2 सही है. तो इसीलिए ऐसे क्वेश्चंस में फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होना बहुत ज़रूरी है. यहाँ रिस्क लेने की जो आपकी टेकिंग जो एबिलिटी है थोड़ी कम हो जाती है. तो अगर आप देखेंगे इसमें सिर्फ एक स्टेटमेंट जो है वो सही है, दैट इज द सेकंड वन. ठीक है, सो ओनली 2. सो बेसिकली इफ यू सी ओवर हियर कि द पॉइंट इज कि UNFCCC का कोई इससे लेना देना नहीं है इसके फॉर्मेशन से. राइट, एंड अगर आप देखेंगे यहाँ पे जो इंडियन सिटीज इज अगेन नॉट अ पार्ट ऑफ इट, तो ये भी गलत है क्योंकि अहमदाबाद, यहाँ पे बेंगलुरु, दिल्ली NCT, कोलकाता ये इसका पार्ट है. और C40 जो है वो मेयर ऑफ लंदन उन्होंने कन्वीन किया था रिप्रेजेंटेटिव्स को 2005 में.
एंड सिटी ने क्या क्या इसके ऊपर अडॉप्ट किया, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ दिया हुआ है कि 1.5 डिग्री एम्बिशन ऑफ पेरिस एग्रीमेंट है, उसको लेके जाना है, ठीक है। रेजिलिएंट एंड इंक्लूसिव क्लाइमेट एक्शन प्लान अलाइन करना है विद पेरिस एग्रीमेंट। तो इकलौता स्टेटमेंट जो सही है उसका वो है सेकेंड स्टेटमेंट, पहला और तीसरा गलत है, तो ये तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। अल्टीमेटली यू हैव ओनली वन स्टेटमेंट, दैट इज ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। एंड ये उसकी एजेंडा है। मैंने इसीलिए आपके साथ देखिए एविडेंस बेस्ड प्रीलिम्स एमसीक्यू करेंगे हम लोग। मैंने आपको सारे न्यूज़पेपर से जितने स्क्रीनशॉट हैं वो लगा के दिखा दिए हैं, सिर्फ हवाबाजी में नहीं, ठीक है। सो जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस बन सकते हैं वो हम लोग इसको कवर कर रहे हैं इन दिस सीरीज, राइट। सो अगला है सर्ट इन को लेके। सर्ट इन जो है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है, रेगुलरली इशू करता है एडवाइजरी टू ऑर्गेनाइजेशंस एंड यूजर्स टू एनेबल देम टू प्रोटेक्ट देयर डेटा, इंफॉर्मेशन एंड आईसीटी इंफ्रास्ट्रक्चर। और सेंट्रल गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंक्लूड किया है सर्ट इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एग्जेंटेड फ्रॉम द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट ऑफ 2005। तो अभी रिसेंटली न्यूज में इसी वजह से आया है, तीनों इनफैक्ट दोस्तों स्टेटमेंट हमारे सही हैं। तो ये वीडियो को आप पॉज करके क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए सारे, ठीक है। तो जैसे जैसे आप इसको अटेम्प्ट करते चले जाएं उसी समय नोट कर लीजिए, और उसके बाद फिर अपने आंसर्स को चेक करिए कि वो सही है कि नहीं है, ठीक है। आंसर मत देख लेना पहले। तो ये तीनों ही सही है क्योंकि सर्ट इन मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर आता है अंडर सेक्शन 70B ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है। ऑपरेशनल है जनवरी 2004 से। इसमें अगर आप देखोगे जितने भी हमारे साइबर अटैक्स हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए इस पे काम करते हैं जो एक्सपर्ट्स हैं, और इशू करता रहता है एडवाइजरी रिगार्डिंग दी यूजर्स की कैसे वो अपने ऑर्गेनाइजेशन स्पेशली गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के सिस्टम्स को कैसे सिक्योर रखा जा सकता है। तो ये नेशनल एजेंसी इंडिया की जो परफॉर्म करती है सारे टास्क रिलेटेड टू साइबर सिक्योरिटी। तो रिसेंटली अभी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको एग्जेम्प्ट किया है फ्रॉम द आरटीआई एक्ट। सो आप आरटीआई से कोई डेटा नहीं मांग सकते हैं रिलेटेड टू सर्ट इन के फंक्शनिंग से। लास्ट क्वेश्चन मैपिंग सेंड करेंगे। रिसेंटली माउंट मेरापी का वोल्केनिक इरप्शन हुआ है इंडोनेशिया में, तो उससे रिलेटेड एक सवाल है कि बोर्नियो सुमात्रा जो सुलावेसी आइलैंड है इसको आपको अरेंज करना है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। तो अगर आप देखेंगे जावा सुमात्रा, जावा, ठीक है, आइलैंड, बोर्नियो, ऐसे ऑर्डर है। तो इसमें अगर आप इसका ऑर्डर देखेंगे तो सुलावेसी काफ़ी बाद में आता है, सो 3 टेक्निकली बाद में आएगा। तो इसका सही ऑर्डर अगर आप देखेंगे तो आ गया सुमात्रा, फिर आता है बोर्नियो, फिर आता है सुलावेसी। सो सुमात्रा, बोर्नियो एंड सुलावेसी, सो 213 ए इज द करेक्ट आंसर। तो ऐसे याद रखिएगा बिकॉज रिसेंटली अभी आप देखेंगे माउंट मेरापी आप आज ही हमने डिस्कस किया है, इरप्शन हुआ है। उसके अलावा और भी बहुत सारे यहाँ पे वोल्केनिक इरप्शंस होते रहते हैं, जो जस्ट रिमेंबर दीज थिंग्स। सुमात्रा के बारे में ऑलरेडी सवाल आ चुका है, अंडमान निकोबार के क्लोजेस्ट कौन सा है प्रीलिम्स में। तो ये एरिया जनरली यूपीएससी का फेवरेट रहता है। तो मजा आया आई होप आप सभी लोगों को, लेकिन स्कोर क्या रहा ये बताना बहुत जरूरी है, इसको जरूर बताइएगा नीचे कमेंट सेक्शन में। पीडीएफ का लिंक भी मैं आपको नीचे दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम चैनल पे भी पीडीएफ आपको मिल जाएगी। ऐसे ही डेली 8 बजे रोज आके डिसिप्लिन तरीके से अगर आप एमसीक्यू सॉल्व करेंगे, आपका प्रीलिम्स का सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता है, प्रोवाइडेड आप डेली करंट अफेयर्स को रेगुलरली फॉलो करें, उसके साथ साथ एमसीक्यूज को फॉलो करें, उसको सॉल्व करें, और 1-2 मेंस आंसर राइटिंग तो जरूर करें, हफ्ते में मिनिमम है, ठीक है। इसके अलावा आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं, ये सारे चैनल्स हैं। तो टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, यहाँ पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे, कहीं पे भी आपको कोई भी क्वेरी हो प्लीज़ फील फ्री टू रीच आउट टू मी। कोई कोर्सेज के बारे में आपको जानना है, मेंटोरशिप, पर्सनल मेंटोरशिप आपको चाहिए फॉर प्रीलिम्स, मैं बहुत जल्द लॉन्च करने वाला हूँ पर्सनलाइज मेंटोरशिप प्रोग्राम जस्ट फॉर प्रीलिम्स, उसके लिए भी आप मुझे रीच आउट कर सकते हैं। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में कल सुबह, ठीक है, न्यूज़ एनालिसिस से मिलेंगे 10 बजे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट।